तो लास्ट वाली क्लास में अपन ने भारत के दूसरे भौतिक प्रदेश को स्टार्ट कर दिया था। तो दूसरे भौतिक प्रदेश में उत्तर विशाल मैदान, जिसका निर्माण मुख्यतः हिमालय से आने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अवसादों के निक्षेपण से होने के कारण हिमालय को क्या बोला गया है? उत्तर विशाल मैदान का वरदान। अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तर विशाल मैदान का निर्माण भी नहीं होता। इसका अपना एक निश्चित निर्माण काल माना गया है। निर्माण काल है प्लीस्टोसीन काल। जैसे प्लीस्टोसीन काल से पहले जो टाइम पीरियड निकलता है वो निकलता है ट्रसेरिय काल। ट्रसेरिय यानी तृतीय काल। इसके बाद में आता है क्वाटरनरी काल यानी चौथा काल। उसमें दो पार्ट होते हैं। स्टार्टिंग का पार्ट होता है प्लीस्टोसीन, इसमें हिमालय बना होता है, और इस काल में प्लीस्टोसीन में हिमालय के ऊपर ग्लेशियर बने होते हैं और इसी से नदियां निकलना स्टार्ट करती हैं प्लीस्टोसीन काल में और मैदानों को बनाना स्टार्ट करती हैं। और आज वर्तमान जो स्वरूप है ये होलोसीन का है। अभी जो अपन जिस युग में चल रहे हैं ये होलोसीन है। वैसे बड़ा साइंटिफिक तरीके से नाम रखा हुआ है। जैसे आजकल अपने पास मोबाइल है, ये हल्लो यंत्र भी और सीन भी है। कई बार कहते हैं ना वीडियो कॉल करो ना, तो इसका मीनिंग है हलो और सीन। इसमें दोनों ही तरीके के हैं वर्तमान में। तो ये जो युग है ये वर्तमान में कौन सा चल रहा है? ये होलोसीन चल रहा है। हलोसीन नहीं, होलोसीन। होलोसीन से जस्ट पहले वाला है। इसके अंदर मैदानी भागों का निर्माण हुआ है और हिमालय के ऊपर ग्लेशियर्स बने हैं। कल बात की थी अपन ने हिमनदों की। तो हिमनदों का निर्माण किस काल में हुआ है? प्लीस्टोसीन। और जब हिमनद बन गए तो वहाँ से हिमनदों के मेल्ट होने से और हिम नदियाँ निकलना स्टार्ट हो गई। जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब क्या है अपने आप में? ये हिमानी नदियाँ हैं। ये हिमनदों से आने वाली नदियाँ हैं, सदावाहिनी 12 मासी नदियाँ हैं। ये मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये ग्लेशियर के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है भारत का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र की विशेषताएं। तो उसमें अपन पढ़ेंगे भी कि भारत के दक्षिण वाली नदियाँ हैं उनमें और हिमालय की नदियों में क्या फ़र्क है। तो हिमालय नदियाँ सदावाहिनी ग्लेशियर रिवर होती हैं, जबकि दक्षिणी भारत की जो नदियाँ हैं वो मोस्टली मानसूनी होती हैं और मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं, वर्षा के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब इन मैदानों का अपना एक निश्चित विस्तार है। जैसे हिमालय का एक निश्चित विस्तार था 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर। भारत के अंदर लगभग ये मैदान है इसका मुख्य जो विस्तार है, इस साइड में हल्का सा जो मैदान है ये आता है ब्रह्मपुत्र का। बाकी सामान्यतः इसके विस्तार में भारत के उत्तर में इस साइड में एक रिवर ली जाती है रावी। ये रावी नदी क्योंकि सिंधु तो ऊपर से ही एंट्री कर जाती है पाकिस्तान के अंदर। ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, उसके बाद में वो पाकिस्तान में ही बहती है पैरेलल रेड क्लिफ के इस साइड में। जबकि यहाँ से रावी नदी है पंजाब के पास में, ये इस साइड में पाकिस्तान वाले पंजाब की ओर जाती है। पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ एक स्थान आता है लाहौर। लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ आपको पता हो कि अपने स्वतंत्रता के समय 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था। इसको लाहौर नदी भी कहा जाता है। रावी नदी का दूसरा नाम क्या है? लाहौर नदी, क्योंकि ये लाहौर सिटी या लाहौर नगर है, इसी के किनारे स्थित है। तो इस रावी नदी से लेके और इस साइड में गंगा का जो मैदान है इसकी लेंथ उतनी मानी जाती है जितनी कि हिमालय की लेंथ। हिमालय की लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। उत्तरी विशाल मैदान की लेंथ रावी से लेके और गंगा के मैदान तक लगभग 2400 किलोमीटर है। और अगर सिंधु के मुहाने से बात करो, मुहाना यानी समुद्र के पास, वहाँ से लेके और गंगा के मैदान की बात करो, तब लगभग ये 3200 किलोमीटर लंबा मैदान है। कितना किलोमीटर? 3200 किलोमीटर। तो एग्जामिनर का व्यू क्या है कि सिंधु और गंगा मुहाने के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 3200 किलोमीटर। और रावी और गंगा मैदान के बीच की लंबाई कितनी है? तो लंबाई में इसमें दो कंटेंट लिए जाते हैं। ये एग्जामिनर की इच्छा है, जनरली होता है वैसे 2400 किलोमीटर लंबाई वाला, यानी जो भारत के अंदर है वही ले रहे हैं अपन, क्यों भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो जनरल इसकी जो लेंथ है वो रावी से लेके और गंगा का जो मैदान है उसके बीच वाली लेंथ इसमें ली जाती है, जो सतत मैदान है। क्योंकि इसके बाद में बीच में आ जाएगा ये असम और मेघालय वाला पार्ट, जहाँ प्रायद्वीप पठार का एक टूटा हुआ हिस्सा इधर है, बाकी शेष प्रायद्वीप पठार इधर है, और इसके बीच में गंगा का एक गैप आ जाता है। इस गैप को हम कहते हैं मालदा गैप। कौन सा गैप है? ये मालदा गैप है। भारत के प्रायद्वीप पठार को और इस साइड में मेघालय के पठार को अलग करता है। जहाँ तीन पहाड़ियाँ आती हैं ना, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया अपन ने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि ये वास्तव में हिमालय का पार्ट नहीं होकर भारत के
प्रायद्वीप पठार का पार्ट है, तो प्रायद्वीप पठार में इनको कवर करेंगे अपन। ये मेघालय पठार के नाम से आएगा, जहाँ शिलोंग, मेघालय राजधानी क्या है, इसका दूसरा नाम शिलोंग का पठार भी है। इसमें कार्बी जनजाति रहती है असम की ओर, इसके उत्तरी भागों की ओर, तो इसको कार्बी एंगलांग का पठार भी कहा जाता है। तो मेघालय का पठार या राजधानी, शिलोंग का पठार या जनजाति कार्बी के नाम से कार्बी एंगलांग का पठार, तो कई नाम है इस पठार के। तो ये वाला जो भाग है ये बीच में ब्रह्मपुत्र के मैदान के इनके बीच में आने के कारण सामान्यतः सतत मैदान अपन यही मानते हैं 2400 किलोमीटर। और इस मैदान की जो चौड़ाई होती है, जो आप देख रहे हैं कि इस साइड में हिमालय नीचे की ओर आ रहा है और इस साइड में प्रायद्वीप पठार यहाँ तक फैला हुआ है, झारखंड तक, बिहार तक। तो इसका मीनिंग है हिमालय और इस वाले एरिया के बीच में गैप कम होगा और वहाँ धीरे धीरे हिमालय ऊपर की ओर जा रहे हैं, प्रायद्वीप पठार लगभग ऐसे ही है। तो इसका मीनिंग ये मैदान पश्चिम की ओर जाते जाते इसकी चौड़ाई जैसे हिमालय की है वैसे ही, हिमालय की चौड़ाई पूर्व में कम होती है, उत्तर विशाल मैदान की चौड़ाई भी पूर्व में कम होती है और पश्चिम में अधिक होती है। अधिक इसलिए होती है क्योंकि ये जो चट्टानी भाग है, इन चट्टानी भागों के बीच में गैप अच्छा है। इस गैप के अंदर नदियों ने भारी मात्रा में अवसादों को जमा किया है, जैसे सिंधु ने, सरस्वती ने, यमुना ने, गंगा ने और आगे की ओर ब्रह्मपुत्र ने। तो इसका मीनिंग इनको अवसाद जमा करने का सबसे ज़्यादा जो एरिया मिला है वो मिला है पश्चिम के अंदर। और पश्चिम के अंदर ये जो अवसाद है, नदियाँ क्या करती हैं, इधर बहती, इस साइड में बहती हैं ज़्यादा। मेन गंगा नदी है भारत में जो ये बड़ा मैदान बनाती है, तो गंगा नदी यहाँ से अवसादों को लुढ़काते लुढ़काते लेकर जाएगी, यानी पार्टिकल्स को या पत्थरों को लुढ़काते लुढ़काते लेके जाएगी। तो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते क्या होंगे, अपरदित होंगे, और अपरदित होंगे तो धीरे धीरे मोटे कंकर पत्थर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये चेंज हो जाएंगे क्ले के अंदर, बारीक मिट्टी के अंदर, ये चिक्का में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बारीक मिट्टी होती है। जबकि इस साइड की जो मिट्टी आओगे, आप यहाँ से गंगा के मैदान से धीरे धीरे राजस्थान के पश्चिम में आओगे तो मिट्टी या सॉइल के पार्टिकल्स क्या होंगे, ये मोटे होंगे, बड़े होंगे। तो उत्तर विशाल मैदान के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कंटिन्यूस कम होती है, या पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती है। चौड़ाई बढ़ती है, उसके साथ मिट्टी के कणों या पार्टिकल्स का आकार भी बढ़ता है। तो गंगा का जो पूर्वी मैदानी भाग है, यहाँ अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, डेल्टाई भाग। विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ डेल्टा माना जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी माना जाता है। और इससे कंटिन्यूस हम पश्चिम की ओर आते हैं, राजस्थान या पंजाब हरियाणा के मैदान की ओर, तो यहाँ मिट्टी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं स्टेटमेंट इस तरीके के, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो उत्तर विशाल मैदान का जो लंबाई के आधार पर अगर विस्तार देखा जाए तो रावी से लेकर और गंगा के मुहाने तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये मैदान फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई पूर्व की ओर सामान्यतः 150 किलोमीटर तक, और पश्चिम में जाते जाते इस मैदान की चौड़ाई डबल हो जाती है, लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा होता है। पूर्वी एरिया में कहा जाता है कहीं कहीं ये 100 किलोमीटर के आसपास भी आ जाता है, लेकिन एक एवरेज या औसत लगभग 150 से लेके और 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर कंटिन्यूस बढ़ती है। समुद्र तल से अगर इसकी हाइट को देखा जाए तो हाइट में सबसे ऊंचे तो होते हैं पर्वतीय भाग, जैसे हिमालय की बराबरी तो कोई नहीं कर पाएगा। इसके बाद में सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश होगा पठार, पठार के बाद में रहेगा मैदान और मरुस्थलीय भाग। तो इस मैदान की जो औसत ऊंचाई मानी जाती है लगभग 200 मीटर, जो हमारे राजस्थान में मानी जाती है ना मरुस्थलीय ऊंचाई, लगभग 200 से 300 मीटर। तो ये लगभग 200 मीटर हाइट के ऊपर माना जाता है। इसमें ज़्यादातर जो ऊंचा भाग है ये हरियाणा के आसपास वाला जो मैदान है, हरियाणा पंजाब के आसपास जो अंबाला का मैदान है, वो उत्तर विशाल मैदान में सबसे ऊंचा या उठा हुआ मैदान माना जाता है, क्योंकि ये प्लेट्स के बीच में है। भारत का ये गोंडवानालैंड प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके ऊपर है यूरेशियन प्लेट। तो इन प्लेट्स के बीच में जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर इस साइड में भी अच्छा है, इस साइड में ज़्यादा है, जबकि इस साइड में जो प्रेशर बढ़ा है उस प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको अंबाला के आसपास। अंबाला के आसपास पहले ये अंबाला का मैदान पहले जब ऊपर नहीं उठा था उस समय सरस्वती नदी इसी साइड में जाती थी यमुना की ओर, और इसी साइड में इनको मिला करती थी गंगा, और तीनों का संगम हुआ करता था प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर। इस संगम को वैसे प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रयागों का राजा है, इस कारण प्रयागराज। प्रयाग यानी जहाँ नदियों के संगम होते हैं। भारत में सबसे प्रमुख प्रयाग यही है, गंगा और यमुना वाला, जिसमें अपन ये बोलते हैं गंगा यमुना, तो अपने को यूँ लगता है कुछ अधूरा है।
गंगा, यमुना, सरस्वती। तो पहले कभी यहाँ सरस्वती आया करती थी, लेकिन जैसे जैसे ये प्लेटों का प्रेशर बढ़ा तो अंबाला के आसपास ये मैदान ऊपर उठ गए। ऊपर उठ गए तो इसका मीनिंग है सरस्वती के अवरोध। इस कारण सरस्वती ने बाद में पश्चिम से बनाना स्टार्ट कर दिया, और इसने बनाना स्टार्ट कर दिया राजस्थान के पश्चिम के अंदर मैदान, जो ये उपजाऊ मैदान हो गया। जैसे जैसे हिमालय के ये शिवालिक के ग्लेशियर खत्म हो गए, शिवालिक के ग्लेशियर खत्म हो गए तो सरस्वती नदी भी खत्म हो गई। तो धीरे धीरे ये मैदान है, ये शुष्क मैदान में कन्वर्ट हो गया राजस्थान के पश्चिम वाला। ये था सरस्वती का मैदान। तो धीरे धीरे बाद में सरस्वती घग्गर में कन्वर्ट हो गए अंतः प्रवाह के अंदर। तो इस नदी ने तीनों स्वरूप देखे हैं अपने। इसने बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, और आज वर्तमान में ये अंतः प्रवाही नदी। तो उत्तर विशाल मैदान में सबसे ऊंचा उठा हुआ जो मैदान है वो माना जाता है अंबाला का मैदान। कौन सा मैदान? अंबाला का मैदान। और इसकी एक औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 200 मीटर। इसकी चौड़ाई मानी जाती है पूर्व में 150, पश्चिम में 300। औसत ऊंचाई 200, और इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो लगभग हिमालय जितनी मानी जाती है, 2400 किलोमीटर। रावी से लेकर और गंगा के मुहाने तक। गंगा का मुहाना यानी जो तटीय क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र है, वहां तक। तो अपने को नेक्स्ट पॉइंट लेना था इसका विस्तार। हिमालय का क्षेत्रफल कितना था? लगभग 5-5.5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास। इसका आता है 7.5, यानी हिमालय से ज्यादा फैला हुआ एरिया। तो क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई 2400 किलोमीटर। मुहाने का मीनिंग समझ गए ना? संगम। संगम या उसका जो अंतिम भाग है। तो रावी से गंगा मुहाने तक ये है 2400 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व की ओर है 150 किलोमीटर, और पश्चिम की ओर आते आते 300 किलोमीटर। तो इसकी चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर, पूर्व में कम और पश्चिम में चौड़ाई अधिक। औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ये मीटर में है 200 मीटर। जैसे हिमालय में लिखी थी 6000 मीटर। तो पर्वतीय भाग वैसे ही ऊंचे होते हैं। जैसे राजस्थान में सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश कौन है? अरावली, 930 मीटर। फिर होता है हाड़ौती, लगभग 500 से 600 मीटर के बीच। फिर मैदान और मरुस्थल को उच्चावच में एक ही माना जाता है, लगभग 200 से 300 मीटर। तो लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई अनियमित या अनिश्चित होती है, लगभग 150 से 300 के आसपास मिलेगी। पूर्व में कम मिलेगी और पश्चिम में अधिक मिलेगी। और औसत ऊंचाई है लगभग 200 मीटर। तो नोट में यहाँ दो चीज़ों की चर्चा करेंगे, एक तो चौड़ाई को लेकर चर्चा करेंगे, और एक इसमें सॉइल पार्टिकल्स को लेकर बात करेंगे। बाकी तो फैक्ट है, फैक्ट रटने पड़ेंगे आपको। तो ये विस्तार वाले डेटा लिखने के बाद में नोट में लिखिएगा विस्तार वाले पॉइंट में। यहां तक कंप्लीट हो गया? उत्तर विशाल मैदान का क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई है इसके लगभग 2400 किलोमीटर। चौड़ाई है 150 से 300। पूर्व में चौड़ाई कम है 150, पश्चिम में आते आते 300। एवरेज हाइट या समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 200 मीटर।
उत्तरी विशाल मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम, उत्तरी विशाल मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम, कारण क्या है? क्योंकि इस क्षेत्र में सामान्यतः हिमालय और प्रायद्वीप पठार के बीच में स्थान क्या है? स्थान उपलब्धि कम है, तो उस कम स्थान में यानी टेथी सागर इस एरिया में ही था। पश्चिम की ओर आते हैं तो उसकी चौड़ाई कंटिन्यूस क्या थी? बढ़ती हुई। तो इसका मीनिंग प्लेटों का प्रेशर इस एरिया में अधिक था और अधिक होने के कारण यहाँ बीच में गैप कम बचा। तो गैप कम बचेगा तो उसमें मैदान क्या बनेगा? कम चौड़ा। और गैप ज़्यादा बचता तो अधिक चौड़ा होता। तो उत्तरी विशाल मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम है क्योंकि हिमालय एवं प्रायद्वीप पठार के मध्य इस भाग में अंतराल कम है। क्योंकि हिमालय एवं प्रायद्वीप पठार के मध्य इस भाग में अंतराल कम है, गैप कम है। के मध्य अंतराल का मीनिंग है गैप, अंतराल या गैप कम है। तो इसका मीनिंग जहां गैप कम होगा वहां मैदान की चौड़ाई कम होगी। नेक्स्ट लाइन चेंज करके, यानी नोट में पॉइंट यही चलेगा, नेक्स्ट लाइन चेंज करके उसमें लिखो जबकि उत्तर विशाल मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है। जबकि उत्तर विशाल मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है। वो डेटा लगभग आपको पता है वो 300 किलोमीटर, फैक्ट में अपन ने लिख लिया है पहले। उत्तर विशाल मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है। तो पूर्व में कम है, उसका कारण जो माना है उसका अपोजिट रीजन माना जाएगा पश्चिम की ओर। उत्तर विशाल मैदान की चौड़ाई पश्चिम की ओर अधिक है क्योंकि हिमालय एवं प्रायद्वीप पठार के मध्य गैप या अंतराल अधिक है। क्योंकि हिमालय एवं प्रायद्वीप पठार के मध्य गैप या अंतराल अधिक है। तो जहां एरिया अधिक मिला है वहां मैदान बड़ा बना है, जहां गैप कम मिला है वहां मैदान छोटा या कम चौड़ा बना है। इसके बाद में एक पॉइंट और लिखेंगे अपन, वो रहेगा मिट्टी के अकॉर्डिंग, कि उत्तरी विशाल मैदान के पूर्व में मिट्टी के पार्टिकल्स या कण बारीक होते हैं, जबकि पश्चिम की ओर जाते जाते इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम बना लो जिसमें चौड़ाई भी आपको दिख रही है, मैदान के पूर्व में जाते जाते क्या हो रही है? कम, और पश्चिम में जाते जाते अधिक। इस एरिया में जो औसत चौड़ाई है 300 किलोमीटर, और इस एरिया में
उत्तरी विशाल मैदान की उस पूर्व की ओर जाते जाते लगभग 150 किलोमीटर तक रह जाती है। सामान्यतः कई जगह ये एवरेज है, कई जगह 100 किलोमीटर के आसपास भी है। ऊपर से सीधी लंबाई लेते हैं, यूं लेंथ को नहीं लेकर। अब क्या पता है, इस मेजरमेंट तो अपने को डेटा दिया गया है, अब नापा ना तो मैंने है, तो इसका मीनिंग अपने को तो जो ऑथेंटिक बुक्स में फैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं अपन तो। हाँ, मुहाने का मीनिंग हो सकता है ये लास्ट में बांग्लादेश लेते हो, बांग्लादेश की और उस साइड में यानी जो ब्रह्मपुत्र वाला है वो भी कवर हो जाता है। तो मुहाना तो जो नदी का अंतिम भाग होगा, बंगाली खाड़ी में गिरेगी, वो मुहाना होगा। अब इसका मीनिंग है मुहाने उस लेंथ को लेते होंगे फिर। तो इसका मीनिंग है अपने को तो वो एक फैक्ट याद करना है। वो फैक्ट भारत में मुख्यतः या तो वो पूछेंगे कौन सी नदियों के मध्य मैदान है, तो ये रावी से लेके भारत में गंगा के मुहाने तक मानते हैं मुख्यतः। और फैक्ट के रूप में पूछेंगे तो वो फैक्ट हमारे 2400 किलोमीटर है। अब अपने को वो कंपैरिजन नहीं करना है कि वो 2400 किलोमीटर हिमालय भी वो वहाँ से लेके वहाँ तक ये था। तो इसका मीनिंग मेजरमेंट अपना नहीं है, अपने को कोई डेटा ऑथेंटिक अवेलेबल करवाया गया, वो फैक्ट अपने को याद है। अपना इंडिविजुअल रिसर्च होता तो मैं बता देता ऐसा क्यों है। तो इसका मीनिंग उन्होंने ये बांग्लादेश वाला भी शायद उस डेटा या रिकॉर्ड में शामिल कर रखा होगा, क्योंकि ये भी हमारे उत्तरी विशाल मैदान का ही पार्ट है। हालांकि इस साइड वाला जो भाग है सिंधु से अगर इसकी लेंथ बाद में लोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर हो जाएगा 3200 किलोमीटर। फिर तो भारत का जो पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है ना 2933, उससे भी ज़्यादा होगा फिर तो ये। तो अब एक फैक्ट बचा है कि उत्तरी विशाल मैदान के पूर्व में बारीक मिट्टी या बारीक कण पाए जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के, मिट्टी के कणों के आकार के, जबकि पश्चिम की ओर इसके मिट्टी के कणों का आकार बढ़ जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में जो हिमालय से जो नदियां जो मिट्टी लेकर आई हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाई है, यानी लुढ़की ज़्यादा दूर तक नहीं है, तो लुढ़की नहीं है तो उसका अपर्दन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जबकि यहाँ ये गंगा वगैरह जो निकलती हैं इसको लुढ़काते यहाँ तक लाती हैं, तो ये मिट्टी अपर्दित होकर बारीक पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, ये जो चौड़ाई वाला लिखा था इसको नोट में फर्स्ट लिख देना, अभी जो दूसरा पॉइंट है इसको सेकंड लिख देना। जो मैदान की चौड़ाई को लेके 2 पॉइंट अपन ने लिखे हैं ना, वो पॉइंट वैसे एक ही है चौड़ाई को लेकर, तो नोट में उसको पॉइंट फर्स्ट कर देना, जिसमें अपन ने 2 बातें बताई है। पूर्व की ओर चौड़ाई कम बताई है क्योंकि वहाँ हिमालय और प्रायद्वीप पठार के बीच में गैप कम है। पश्चिमी चौड़ाई अधिक बताई है क्योंकि वहाँ हिमालय और प्रायद्वीप पठार के बीच में गैप ज़्यादा है। अब नेक्स्ट है जिसमें मिट्टी के पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो उत्तरी विशाल मैदान लिखिएगा। उत्तरी विशाल मैदान के पूर्व में, उत्तरी विशाल मैदान के पूर्व में मिट्टी के कण बारीक, मिट्टी के कण सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी के कण बारीक होते हैं, मिट्टी के कण बारीक होते हैं, जबकि रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सीधा ही बता दो, पूर्व में बारीक होते हैं, जबकि पश्चिम की ओर ब्रैकेट में लिख दो राजस्थान डैश पंजाब, राजस्थान पंजाब, पश्चिम की ओर यही आते हैं, राजस्थान और पंजाब वाला मैदान है यही आएगा, जबकि पश्चिम की ओर ब्रैकेट में राजस्थान डैश पंजाब। मिट्टी के कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं, मिट्टी के कण मोटे होते हैं। अब जैसा हिमालय के अंदर स्टार्ट किया था अपन ने, उसके विस्तार के बाद में उसका अध्ययन, हिमालय का अध्ययन 2 भागों में डिवाइड किया था। हिमालय को एक तो श्रृंखलाओं के आधार पे और एक किया था प्रादेशिक आधार पे। प्रादेशिक यानी जहाँ एरिया की बात की थी हमने, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ये रीजन थे, क्षेत्र थे। तो उत्तर विशाल मैदान के अंदर भी सामान्यतः क्षेत्र आएंगे, राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, यूपी का मैदान और असम का मैदान। यूपी का मैदान है वो मुख्यतः गंगा का मैदान है,
राजस्थान का मैदान है वो अरावली के पश्चिम में लूणी का और अरावली के पूर्व में चंबल का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान है अलग अलग नदियों का, जैसे पंजाब का मैदान सिंधु की सहायक नदियों का, जो 5 नदियां होती हैं उनका, जबकि हरियाणा का मैदान है यमुना का मैदान। हरियाणा के पूर्व में चलोगे यूपी की ओर गंगा, और गंगा के पूर्व में चलोगे तो फिर असम का यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो प्रादेशिक आधार पर जैसे मैं नाम ले रहा हूं तो आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान का मैदान यानी राजस्थान की ओर, फिर पंजाब हरियाणा का मैदान यानी सिंधु और यमुना के मैदान, फिर यूपी का मैदान यानी गंगा वाला मैदान, और असम का मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी ये एरिया के अकॉर्डिंग है, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, यूपी और असम, यह है प्रादेशिक वर्गीकरण। लेकिन जब मैं भौगोलिक शब्दावली को यूज करूं, भाबर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा, तो ये भौगोलिक शब्द है। तो इसका मीनिंग उत्तरी विशाल मैदान को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक तो भौगोलिक आधार पर और एक प्रादेशिक आधार पे। हिमालय का वर्गीकरण भी था प्रादेशिक तो, लेकिन हिमालय का दूसरा वर्गीकरण तो भौगोलिक नहीं होकर श्रृंखला के आधार पर। अब उत्तरी विशाल मैदान में श्रृंखला तो हो नहीं सकती कि मैदान है तो मैदान में श्रृंखला थोड़ी ना बनेंगी, श्रृंखलाएं होती हैं पर्वतों के अंदर। तो हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण था वो श्रृंखलाओं के आधार पर किया था, और दूसरा रीजनल यानी प्रादेशिक आधार पर। तो प्रादेशिक तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ श्रृंखला वाला नहीं होगा, केवल भौगोलिक होगा। तो उत्तरी विशाल मैदान का वर्गीकरण 2 आधार पे किया जाता है, एक तो भौगोलिक आधार पे और एक प्रादेशिक आधार पर। तो इसमें अध्ययन में लिखिएगा, नेक्स्ट अध्ययन के आगे उत्तरी विशाल मैदान को या उत्तरी विशाल मैदान का अध्ययन 2 आधार पर किया जाता है। उत्तरी विशाल मैदान का अध्ययन 2 आधार पर किया जाता है। उत्तरी विशाल मैदान का अध्ययन 2 आधार पर किया जाता है। एक तो भौगोलिक आधार पर और दूसरा रहेगा प्रादेशिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। इसमें पहला स्टार्ट करेंगे अपन भौगोलिक आधार पर। फर्स्ट हेडिंग डालिए भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण लिख दो, चाहे भौगोलिक आधार पर अध्ययन लिख दो। यानी भौगोलिक आधार पर यह मैदान किस तरीके से इसका अध्ययन किया गया या किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया। जैसे ये ध्यान है कि उत्तरी विशाल मैदान के उत्तर में क्या है, हिमालय है। हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो हिमालय से कंकर पत्थरों को लुढ़काते हुए लाती हैं, और ये कंकर पत्थर भारी मात्रा में पर्वत पदीय भागों में यानी पर्वत के नीचे वाले हिस्से में जमा होते हैं, शिवालिक के दक्षिण की ओर। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है वो कौन सी है, शिवालिक। तो इस प्रकार के ये मैदान बनते हैं। ये सबसे दक्षिणी श्रृंखला है शिवालिक। तो शिवालिक के दक्षिण की ओर पाए जाने वाले इन कंकर पत्थर के मैदानों को कहते हैं भाबर। क्या नाम दिया जाता है, भाबर कहा जाता है। ये भाबर किस शेप में दिखाई दे रहा है आपको, पक्षी के एक पंख की तरह दिखाई दे रहा है आपको। ये किसकी तरह, पक्षी के पंख की तरह। इस कारण इसको नाम दिया जाता है। यह जल के द्वारा जमा किए गए जलोढ़ और पंख के आकृति के, इस कारण इनको पंख
पंख नहीं, पंख तो कीचड़ होता है। इसका दूसरा नाम जल के द्वारा जमा किया गया जलोढ़ पंख। इनको विस्तृत आकार में होने के कारण, यानी ये धीरे धीरे जब फैलते जाते हैं इस तरीके से, तो इसका मीनिंग है शंकुआकार आकृति में, एक शंकु की आकृति में बन जाते हैं इस तरीके से। इस कारण इनको जलोढ़ शंकु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ शंकु। तो सामान्यतः जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु भी इन्हीं के लिए शब्द यूज होता है। सामान्यतः यहाँ भौगोलिक शब्दावली में शब्द क्या यूज किया गया है? बाबर। बाबर के जैसे ही ये कंकर पत्थर जैसे ही समाप्त होते हैं तो नदियां क्या करती है? कंकर पत्थरों को जमा करती हैं, और इन कंकर पत्थरों के बीच में क्या होते हैं? गैप होते हैं। तो नदियों का जो पानी है वो ज़्यादातर इनके अंदर की ओर बहते हैं। यहाँ नदियाँ अंतर्वर्ती होती हैं। क्या होती हैं? अंतर्वर्ती का मीनिंग समझ में आ गया? यहाँ नदियों का पानी अधिकांशतः अंदर होता है। जैसे कई बार किसी पहाड़ से अपन नदी को गिरते हुए देख रहे हैं कि व्यास नदी ऊपर से गिर रही है या रावी नदी ऊपर से गिर रही है। पहाड़ के ऊपर जाके हम देखते हैं कि व्यास नदी जहाँ से बह रही है तो वहाँ कंकर पत्थर है, उसके ऊपर अपने को हल्का हल्का पानी दिखाई देता है। तो अपने को लगता है कि बस यही व्यास है। और फिर पहाड़ के नीचे देखते हैं तो व्यास एक बड़े से झरने के रूप में आती हुई दिखाई देती है कि अभी ऊपर जो देख कर आए थे वो पतली सी धारा दिखाई दे रही थी, और पहाड़ से जो पानी गिर रहा है वो भारी मात्रा में गिर रहा है। इसका मीनिंग जो पानी है वो ज़्यादातर कंकर पत्थरों के नीचे है। तो हिमालय क्षेत्र में, हिमालय के दक्षिण में या हिमालय पर्वत पदीय भाग पर पाए जाने वाले कंकर पत्थर के मैदान को क्या कहा जाता है? बाबर। हिमालय पर्वत पदीय भाग पर पाए जाने वाले अंतर्वर्ती मैदान को क्या कहा जाता है? बाबर। हिमालय के दक्षिण में पाए जाने वाले अनुपजाऊ मैदान को क्या कहा जाता है? बाबर। इसके अंदर हल चलाना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही है। पत्थर के ऊपर हल कौन चलाएगा? तो इसका मीनिंग भारत के उत्तर विशाल मैदान में वो मैदान जो सबसे कम उपजाऊ है, बाबर। भाई पानी भी है लेकिन उपजाऊपन नहीं है क्योंकि पत्थर ही पत्थर है। तो हिमालय के वो मैदानी भाग जो जहाँ जल अंतर्वर्ती हो जाता है उनको क्या कहा जाता है? बाबर। हिमालय के पर्वत पदीय भागों को बाबर। शिवालिक के दक्षिण के मैदानों को बाबर या जलोढ़ पंख के मैदान। अब इन जलोढ़ पंख के बाद में नदियों का पानी अचानक बाहर निकलता है। इनके आगे की ओर नदियाँ बाहर आती हैं धरातल पर, इस वाले भाग में। और जहाँ नदियों का पानी धरातल के ऊपर आता है वो मैदान कैसा होता है? वो मैदान होता है दलदली मैदान। और इस दलदली मैदान को नाम दिया जाता है तराई। जैसे हम अपने घरों के अंदर नए मकानों में क्या करते हैं? नमी देते हैं ना, तो वो नमी है वो तराई है। तो इसका मीनिंग है भाबर के आगे के दलदली मैदानों को नाम क्या दिया जाता है? तराई। जहाँ पे वनस्पति या जैव विविधता अधिक होती है और मलेरिया जैसे रोग अधिक फैलते हैं। क्योंकि अपने को पता है जहाँ नमी होगा, दलदल होगा, पानी रुका हुआ रहेगा, उस एरिया में क्या रहेगा? मच्छर अधिक होंगे, मलेरिया की डिजीज अधिक होती हैं। तो उत्तरी विशाल मैदान में मुख्यतः मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां कौन से मैदान में होती हैं? जो क्षेत्र मुख्यतः अत्यधिक दलदली क्षेत्र होता है वो मैदान वो तराई, पानी युक्त मैदान तराई होता है। और वह मैदानी भाग है जहाँ सामान्यतः जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। तो इसमें पानी अधिक होता है तो यहाँ वनस्पति भी अधिक होती है। यहाँ अगर खेती के लिए अपने को ज़मीन चाहिए तो अपन पेड़ों को काट कर और पानी को सुखाकर उसको कृषि योग्य बनाते हैं तराई क्षेत्रों को। तो इसका मीनिंग कृषि के बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होते ये मैदान भी। इसके बाद में जैसे नदी आगे बहती है तराई मैदानों के बाद में, तराई मैदानों के बाद में नदी जिस एरिया से बहती है उस एरिया को कहते हैं नदी के बाढ़ का क्षेत्र। यहाँ क्या करती है? धीरे धीरे नदी बहते हुए और बारीक मिट्टी को जमा करती है अपने मैदान के अंदर। यानी यहाँ नदी मैदान में आ जाती है धीरे धीरे तराई वाले क्षेत्र, यानी अत्यधिक नमी या दलदली क्षेत्र से निकलकर। और इस क्षेत्र में हर साल ये उपजाऊ मिट्टी डालती है जिसको हम क्या कहते हैं? खादर। खादर के पास में नदी की पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जहाँ नदियों का पानी वर्तमान में नहीं जाता। पहले चढ़ा था यहाँ तक पानी अधिक था तब, लेकिन आज वर्तमान में इनके साइड में इन ऊंचे मैदानी भाग, ये थोड़े से ऊंचे मैदानी भाग हैं साइड वाले जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान है जिसको कहते हैं बांगर, जो तुलनात्मक रूप से खादर की तुलना में कम उपजाऊ है। खादर वाला एरिया होता है सर्वाधिक उपजाऊ होता है, इसके अंदर कृषि सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ हर साल नदियों का पानी चढ़ जाता है। इन नदियाँ पहुँच जाती हैं और उपजाऊ मिट्टी को डालती हैं, वो सर्वाधिक उपजाऊ और जहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसमें आते हैं अपने यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल। और उसके साइड वाले जो भाग हैं थोड़े ऊंचे मैदानी भाग
जहाँ नदियों का पानी वर्तमान में नहीं जाता और पुरानी जलोढ़ पाई जाती है उन मैदान को बांगर, और जहाँ नवीन जलोढ़ पाई जाती है खादर। नवीन जलोढ़ ज़्यादा उपजाऊ होती है, नवीन जलोढ़ ज़्यादा उपजाऊ होती है। जैसे खेतों को उपजाऊ करने के लिए अपन क्या डालते हैं, खाद, वैसे नदियाँ हर साल उपजाऊ बनाने के लिए जिन मैदानों को बनाती है उनको कहते हैं खादर। जहाँ हर साल नवीन जलोढ़ मिट्टी डाली जाती है, जैसे खाद डालते हैं उस तरीके से, तो उस मिट्टी को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ कम उपजाऊ होती है तो कम उपजाऊ जमीनों को हम क्या कहते हैं, बंजर। कम उपजाऊ जमीनों को हम क्या कहते हैं, बंजर। वैसे ही पुरानी जलोढ़ मिट्टी और कम उपजाऊ मिट्टी को या मैदान को बांगर कहा जाता है। अब ये नदियों के जो मैदान है, ये लास्ट में जाते जाते नदियाँ सेडिमेंट्स या अवसादों को एक त्रिभुजाकार आकृति में जमा करना स्टार्ट कर देती हैं, और ये त्रिभुजाकार आकृति वाली जो संरचना लास्ट में नदियों के बनती है, इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है डेल्टा। डेल्टाई क्षेत्रों में नदियों के अंदर कहीं कहीं गड्ढे पाए जाते हैं। ये जलयुक्त गड्ढे जो होते हैं इनको नाम दिया जाता है बिल। क्या नाम दिया जाता है, इनको बिल कहा जाता है। अगर वेस्ट बंगाल की हो रही है नाम प्रचलित, इस प्रकार के कई गड्ढे बिहार की ओर भी बन जाते हैं जिनको जल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल्ला। कुछ और मत बोल देना। तो जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, उन डेल्टाई क्षेत्र जो जलयुक्त गड्ढे होते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में जो जल से युक्त गड्ढे होते हैं, सीधा सा मीनिंग है डेल्टाई क्षेत्रों में जो गड्ढे हों और जिनमें पानी भरा हो तो जलयुक्त गड्ढे हो गए। तो डेल्टाई क्षेत्रों में जलयुक्त गड्ढों को पश्चिमी बंगाल में बिल और बिहार की ओर जल्ला कहा जाता है। तो इसके अंदर ये क्रम होता है इन मैदानों का। तो हिमालय के दक्षिण से लेकर और गंगा के मुहाने तक, मुहाना यानी डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा तक उत्तरी विशाल मैदान के भौगोलिक मैदानों का क्रम बताइए। तो क्रम होगा सबसे पहले तो भाबर का मैदान, के बाद में तराई का मैदान, के बाद में यहाँ एग्जामिनर एक ही देगा एग्जाम में, या तो खादर देगा या, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं। जो नदी बह रही है उस एरिया में वहाँ तो खादर है और उसके पास का ऊंचा मैदानी भाग है बांगर है, और अंतिम मैदानी भाग है डेल्टा भाग। तो क्रम हुआ भाबर, आगे पानी दलदली क्षेत्र होता है वो तराई, और उसके आगे बाढ़ के मैदान को कहते हैं खादर। जहाँ नदियों में हर साल बाढ़ आती है वो खादर मैदानी भाग, उपजाऊ मैदानी भाग। खादर या बाढ़ के मैदान के दोनों ओर के ऊंचे उठे हुए मैदान को जहाँ पुरानी जलोढ़ पाई जाती है वो है, और नदियों के अंतिम त्रिभुजाकार मैदान को, और डेल्टाई क्षेत्रों में वो संरचनाएं जो जलयुक्त गड्ढे होते हैं उनको बिल या जल्ला। पश्चिमी बंगाल में है तो बिल कहेंगे और बिहार में है तो जल्ला कहा जाता है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस क्रम में पहले डायग्राम को बना लो और उसके बाद में इनके डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ हिमालय से लेके कंटिन्यूस आगे की ओर लास्ट वाले मैदान को त्रिभुजाकार आकृति में बनाना, डेल्टा को। तो कृषि के लिए इनमें से भौतिक भागों में से सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान कौन से होते हैं, खादर। जनसंख्या घनत्व अधिक होता है खादर। खादर के दोनों ओर उच्च मैदानी भाग जहां वर्तमान में नवीन जलोढ़ का जमाव नहीं होता, बांगर। जो खादर की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं वो बांगर। और इन मैदानों में सबसे कम उपजाऊ मैदान कौन से हैं, बाबर। डेल्टाई क्षेत्र भी उपजाऊ होता है, बाबर सबसे कम उपजाऊ माना जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में जैव विविधता या नमी या दलदली क्षेत्र कौन सा होता है, तराई क्षेत्र। मलेरिया जैसी गंभीर समस्याएं तराई क्षेत्र में। और नदियों के अंतिम मुहाने पर निर्मित त्रिभुजाकार मैदानों को डेल्टा। और डेल्टाई क्षेत्रों में जलयुक्त गड्ढों को वेस्ट बंगाल में बिल और बिहार में जल्ला। जलयुक्त है उनको जल्ला बोल देते हैं वो। और आगे पश्चिमी बंगाल वाले वैसे ही बोलते हैं, जैसे हमारे गड्ढों को क्या बोलते हैं, हम बिल कहते हैं ना, तो पानी भरा हुआ रहता है वो जलयुक्त गड्ढों को बिल कहते हैं। क्या चीज है, अटल टनल कहाँ से गुजरती है, अटल टनल है अपने पीरपंजाल श्रेणी वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर। ये जो अपना रोहतांग पास है उस रोहतांग के अंदर है, 2020 में ओपन की गई थी इसको।
पीर पंजाल के पूर्वी भाग में, हिमाचल वाले एरिया में है। ये रोहतांग पास में बनी हुई है। एक रोहतांग पास आपको लिखवाया था ना, रोहतांग, लिखवा देंगे अभी अटल टनल। हिमालय क्षेत्र में बनी हुई जो सबसे लंबी जो टनल है उनमें से एक वो है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सी थी? जवाहर टनल। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शांत होने के बाद में जिस टनल का उद्घाटन हुआ था 2020 में, 2020 में ही हुई थी शायद ये। अटल बिहारी जी की डेथ शायद 2018 में हुई थी ना। हाँ जी, बना लिया डायग्राम। तो एक हिमालय के अंदर जो रोहतांग लिखा हुआ है ना आपका, कौन से द्रोह में लिखा हुआ है? हिमाचल। हिमाचल में लिखा था अपन ने आर बी सी जम गई। आर का मीनिंग क्या था? रोहतांग। यानी जो मैं आपको बता रहा था, जो कुल्लू कांगड़ा घाटी और जो मनाली है उसके बीच का मार्ग क्या होता था? सर्दियों के अंदर ये फ्रीज हो जाता था, जम जाता था, तो उनके बीच में आवागमन है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बार बार वो बर्फ़ को हटाना पड़ता, और बर्फ़ को हटाने के लिए वो बर्फ़ वाली जो गाड़ियाँ आती थी उनको टाइम लगता बर्फ़ हटाने के लिए। कई बार 6-7 दिन लग जाते हैं इनको। तो इसका मीनिंग वो मार्ग है वो तब तक अवरुद्ध रहता जब तक गाड़ियों का आवागमन पॉसिबल नहीं होता। अब इन्होंने क्या किया कि इस मार्ग को, पहाड़ को काट के और उसके अंदर से टनल बना दी है, जैसे अपने ये बनी हुई है ना घाट की गुणी। तो उसी तरीके से एक टनल है, अटल टनल, रोहतांग पास में स्थित है, रोहतांग दर्रे में स्थित है। तो एक रोहतांग दर्रे में अगर उसके आगे जगह खाली हो उसमें, या नीचे नोट के वहाँ जगह, या डायग्राम में जगह खाली हो जहाँ पे भी, क्योंकि हर एक का डायग्राम बनवाया आपको, तो जहाँ पे भी जगह आपको खाली दिखे वहाँ ये पॉइंट लिख दो। अटल टनल इसी दर्रे में स्थित है, यानी रोहतांग के अंदर। रोहतांग का संबंध किस नदी से था? रावी और व्यास। तो ये स्थान वो है कुल्लू मनाली कांगड़ा घाटी, और आगे फिर लद्दाख को जोड़ेगा लेह से। तो मनाली, कुल्लू, कांगड़ा और आगे लेह। यानी याद रखो, बस थोड़ा सा अपने को ये आइडिया होना चाहिए। ये दो टनल है, एक तो जवाहर टनल वो बनिहाल से संबंधित है, और अटल है वो रोहतांग से संबंधित, वो जम्मू कश्मीर में है, और ये हिमाचल के अंदर है। वेरी गुड। किसी एग्जाम में आया हुआ है क्या क्वेश्चन? चर्चाओं में तो बनने की बात चर्चाओं में ही है लगभग। करंट में था क्या ये? यूपीपीएससी में आया हुआ है? 2020-21 में पूछा होगा फिर। हाँ जी, अब इसमें सबसे पहली हेडिंग, सबसे पहली हेडिंग डाली है भाबर। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में
शिवालिक हिमालय के दक्षिण में हिमालय पर्वत पदीय भाग में। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो शिवालिक हिमालय है उसके दक्षिण में, ये हिमालय ही तो है, तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में हिमालय पर्वत पदीय भाग में। पदीय भाग का मीनिंग समझ गए ना, पर्वत के नीचे पदीय भाग यानी पांव वाले क्षेत्र में। तो ये शिवालिक हिमालय के दक्षिण में हिमालय पर्वत पदीय भाग में जमा किए गए कंकर पत्थर के मैदान को, जमा किए गए कंकर पत्थर के मैदान को कंकर पत्थर के मैदान को भाबर या जलोढ़ पंख कहा जाता है। तो यहां एग्जामिनर के पास डेफिनेशन कई हैं। हिमालय के दक्षिण की ओर स्थित कंकर पत्थर के मैदानों को क्या कहा जाता है? भाबर। हिमालय, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वतपदीय मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इन पर्वतपदीय मैदानों को हिमालय के दक्षिण में या शिवालिक के दक्षिण में भाबर कहा जाता है, जो कंकर पत्थर से युक्त होते हैं। भाबर या जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु भी आ जाए एग्जाम में, मीनिंग एक ही है सबका। भाबर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, भाबर ही आएगा एग्जाम में आपके। नेक्स्ट लाइन में इसी के अंदर ही लिखना है, इन मैदानों में नदियां अंतर्वर्ती हो जाती हैं। इन मैदानों में नदियां अंतर्वर्ती हो जाती हैं। जो चट्टानें जल के लिए पारगम्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? पारगम्य चट्टानें। तो इसका मीनिंग है ये मैदान सामान्यतः नदियों के लिए क्या होता है? पारगम्य। पारगम्य अपने आप होगा, मोटे मोटे कंकर पत्थर होते हैं, मोटे कंकर पत्थरों के बीच में गैप होता है, तो गैप होता है, इसका मीनिंग पारगम्य चट्टानें। अगर पूरी एक चट्टान होती और अपारगम्य चट्टान होती, जैसे ग्रेनाइट पत्थर है, पूरी एक चट्टान होती तो इसका मीनिंग वो अपारगम्य थी। जैसे पश्चिमी राजस्थान में जो जिप्सम का मैदान है, यानी मरुस्थल के नीचे की ओर जिप्सम बिछा हुआ है, तो जलपट्टी जहाँ हमारे हैं वहाँ जलपट्टी के नीचे जिप्सम होने के कारण वो पानी नीचे की ओर नहीं बैठ पाया। तो आज भी वो पानी अपने को जल के रूप में प्राप्त होता है, जिसको अपन वाटर बेल्ट या जलपट्टी के नाम से जानते हैं। जबकि इन क्षेत्रों में चट्टानें क्या होती हैं? पारगम्य। तो पारगम्य होती हैं, इसका ये पानी नीचे बैठ जाता है और नीचे बैठ के और बाद में कंटिन्यूस नीचे की ओर बहता है। तो इसका मीनिंग ऊपर भी पानी का फ्लो है, लेकिन ये ऊपर से नीचे की ओर कंटिन्यूस नदी फ्लो हो रही है। ये मैदानी भाग, अब जहां कंकर पत्थर है वो मैदानी भाग क्या होते हैं? ये उपजाऊ नहीं होते, यानी अनुपजाऊ मैदान होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, भाबर मैदान अनुपजाऊ मैदान होते हैं। भाबर मैदान अनुपजाऊ होते हैं, सीधा लिख दो चाहे, अनुपजाऊ होते हैं। भाबर मैदान अनुपजाऊ होते हैं जहां कृषि उत्पादन नहीं होता, जहां कृषि उत्पादन यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता। तो कई बार क्या है कि एग्जाम में भाबर मैदान अनुपजाऊ होते हैं जहां कृषि उत्पादन नहीं होता, तो अनुपजाऊ है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा इसमें। और अनुपजाऊ क्यों है? क्योंकि इनमें कंकर पत्थर है। अब कई बार क्या होता है, भाबर के मैदान की विशेषताएं लिखी हुई आती हैं एग्जाम में, जिनमें एक आधी विशेषता गलत लिखी हुई रहती है, या 3-4 विशेषताओं में 2 ठीक लिखी रहती हैं, 2 गलत लिखी रहती हैं। जैसे अभी मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसमें आप बताना कि भाबर के लिए कौन कौन सी बातें ठीक है। भाबर हिमालय के दक्षिण में पाए जाने वाले दलदली मैदानी भाग हैं। हिमालय के दक्षिण में मिलने वाले ये कंकर पत्थर के मैदान हैं, यह सही स्टेटमेंट है।
इन मैदानी भागों में नदियां अंतर्वर्ती हो जाती हैं और ये चट्टानें यहाँ पारगम्य होती हैं। तो पारगम्य होती हैं तभी क्या होती है, नदियां अंतर्वर्ती होती हैं। ये मैदानी भाग सामान्यतः कृषि के लिए अनुपजाऊ होते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये खादर के लिए सही होगा। अब अगला हेडिंग डालिए, एक सेकंड। इनका विस्तार और पाया जाता है, जैसे कि भारत में हम हिमालय में देखते हैं ना, इस साइड में प्रादेशिक हिमालय की जो सीमा थी इधर कौन सी नदी बनाती है, तो यहाँ सिंधु से लेके और इस साइड में एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। तो इस प्रकार के जो मैदानी भाग हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुत्र यहाँ से नहीं निकल रही है, ये नदियाँ तीस्ता, इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं जो यहाँ से आती हैं, यहाँ गंगा यमुना वगैरह ये नदियाँ हैं। तो ये तीस्ता से और सतलज से तीस्ता के बीच में मैदान पाया जाता है, जिसकी चौड़ाई सामान्यतः हिमालय से लेकर और इस साइड में मैदान की ओर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़े मैदान होते हैं। चौड़ाई समझ गए आप, ये नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, चौड़ाई ये है। चौड़ाई ये है जो हिमालय से लेकर मैदान की ओर कितनी चौड़ाई में मिलते हैं, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पाए जाते हैं। और ये मैदान मुख्यतः सिंधु से तीस्ता के मध्य मिलते हैं। तो इसमें लिखिएगा विस्तार, सिंधु से तीस्ता के मध्य सिंधु से तीस्ता के मध्य 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पाए जाते हैं। सिंधु से तीस्ता के मध्य 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पाए जाते हैं। सिंधु से तीस्ता के मध्य 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पाए जाते हैं। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, लंबाई मेंशन नहीं होती इनके अंदर। एक जनसंख्या वाला टॉपिक करवा दिया क्या मैंने आपको, राजस्थान का करवा दिया क्या? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? वो काम का है और एग्जाम में आएगा। मीनिंग समझ में आ गया ना? आप जो भी है वो याद करते रहना, वो काम आएगा। ये मैदान की लंबाई को एग्जाम में कोई काम नहीं आएगी। और राजस्थान के अंदर सामान्य लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, वो भी काम आएगा। जो भी है रिपीट करोगे तो याद रहेगा वो। तो डेटा अभी इतना सारा पड़ा है जो आपके काम का है और उसको याद करना है, और वो एग्जाम में आने वाला है। तो अपने को उसको याद करना है बजाय कि इन अनावश्यक डेटाज को, क्योंकि ये मेंशन नहीं होते। जो डेटा या ऑथेंटिक नहीं है और जो मेंशन नहीं है उसको मैं नहीं लिखवाता भाई। जैसे उत्तरी विशाल मैदान के बारे में भी लंबाई 2 है, एक तो सिंधु और एक गंगा वाली। अपने लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है रावी और गंगा वाली, मैंने वही लिखवाई है आपको। अगर यहाँ मेरी पब्लिसिटी के लिए मेरे को लिखवाना होता तो मैं एक और लिखवाता आपको कि सिंधु और गंगा वाले भी लिखो, लेकिन वो नहीं पूछेंगे आपसे, यही नहीं पूछेंगे, लेकिन ये लिखवानी मजबूरी थी। तो फैक्ट में, क्योंकि देखो मेमोरी वैसे इंसान की दिमाग है वह असीमित है, लेकिन उस असीमित दिमाग में पहले उस डेटा को फीड करो जो हमारे काम का है। 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो सिर्फ हमें ज्ञानी बनना है और एक हमें सिलेक्शन लेना है। ज्ञानी बनना है तो ये स्थान उचित नहीं है, हिमालय जाओ और साधना करो, या किसी वटवृक्ष के नीचे बैठो, वहाँ अंतिम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसका मीनिंग वो ज्ञान यहाँ नहीं मिल पाएगा, वो है मोक्ष प्राप्ति वाला ज्ञान। इसका मीनिंग आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, और आपको सिलेक्शन वाला ज्ञान है तो सिलेक्शन वाला ज्ञान मैं पॉइंट टू पॉइंट दे रहा हूँ। तो
बिल्कुल ऊपर से भी नहीं, ऊपर से तो बाद में वो रहेगा कि ऊपर से ही पढ़ाया था, क्वेश्चन अंदर से आ गए। तो मैं पढ़ा पूरा रहा हूं ऊपर से लेके अंदर तक। तो आप उसको एक्सेप्ट करो, फैक्ट और डेटा के पीछे मत रहा करो इतने। जब जिस दिन आप बड़े एग्जाम्स देना स्टार्ट करोगे ना, यूपीएससी दोगे ना, आईएएस, उस दिन तो आपको ये पता लगेगा कि भारत की जनगणना मैंने क्यों याद की। हाँ, तो उस दिन धीरे धीरे आपको ये पता लगेगा कि जनगणना ही हमारे काम की नहीं थी, और ये उत्तरी विशाल मैदान की लंबाई हमने क्यों रटी, क्यों औसत ऊंचाइयों को रटा, हमारे काम की चीजें तो दूसरी थी जो हमें एनालिस करके लिखनी थी। हम जो रटके हैं वो हमारे कोई काम का ही नहीं है, सिर्फ वो नॉलेज सिर्फ एक बेस है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। आरएस में जब मेंस लिखोगे तब आप सोचोगे इतने सारे फैक्ट हो गए, याद ही नहीं आ रहे कि भाई इसमें क्या था और उसमें क्या था। तो चलो फैक्ट को हटाते हुए फिर थ्योरी लिखते हैं। लास्ट टाइम के आपने कुछ टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स ने अपनी कॉपियों को शेयर किया था पिछली बार, जैसे ये कॉपीज आई थी, तो आप लोगों ने उन कॉपियों को देखा कभी किसी ने? 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट उन्हें टॉपर्स की कॉपियों को देखना। वो ज़्यादा लंबा एनालिसिस नहीं है, 5 से 10 मिनट का एनालिसिस ही है। तो कईयों ने अपनी कॉपियों को दिखा रखा है जिसमें फैक्ट ना के बराबर लिखे उन्होंने। वो खुद भी ये कहेंगे कि फैक्ट याद ही नहीं रहते, लास्ट में इतना। वो टॉपर्स हैं, एसडीएम है वो। तो उन टॉपर्स को जब फैक्ट याद नहीं रहते, तो हम तो सेकंड ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं, तो अपने को वो फैक्ट याद नहीं रखने हैं, उन फैक्ट से अपना कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। पुराना क्वेश्चन पेपर उठाइए देखना, उसमें फैक्ट वाले कितने क्वेश्चन पूछे। फैक्ट वाला जो क्वेश्चन पूछते हैं वो केवल एक पोर्शन से ही पूछते हैं, और वो है आपका जनसंख्या, और फैक्ट वो याद करो। इसका मीनिंग दिमाग डाइवर्ट होगा तो बाद में मेरे से बार बार पूछोगे आप, तो मेरे को ये लगेगा कि मेरे को याद नहीं है। और आप पूछोगे इसकी चौड़ाई कितनी है सर, इसकी ऊंचाई भी बताओ सर, इसकी लंबाई भी बताओ, तो इसका मीनिंग मैं भी अनावश्यक डेटाज याद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग की मैं कहता हूँ दिमाग की क्षमताएं असीमित हैं, लेकिन मेरे वाले की सीमित है। तो तराई मैदान की डेफिनेशन क्या होगी कि भाबर के आगे का मैदान जो दलदली मैदान होता है, उस मैदान को क्या कहा जाता है? तराई। तो इसमें लिखिएगा बाबर के आगे कौन सा भाग रहेगा? दक्षिण। जैसे ये हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में है बाबर का मैदान, और बाबर के मैदान के आगे यानी दक्षिण की ओर, ये बाबर के आगे दक्षिण में है अपने इंडिया की ओर। तो बाबर के आगे या दक्षिण की ओर नमी या दलदली मैदान को, नमी या दलदली युक्त मैदान को, नमी या दलदली युक्त मैदान को तराई कहा जाता है। तो ये नमी और दलदली मैदान है, इसको अंडरलाइन कर दो, नमी और दलदली। उसमें था कंकर पत्थर का मैदान, और यह है नमी और दलदल वाला मैदान। बाबर के आगे दक्षिण की ओर नमी और दलदली युक्त मैदान को तराई कहा जाता है, तराई कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, जहां नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं। तो इसका मीनिंग इससे पहले नदियां कहां चली जाती हैं? अंतर्वर्ती हो जाती हैं बाबर के अंदर। उनका पानी बाबर वाले एरिया में अंदर रहता है और तराई वाले एरिया में पुनः धरातल पर आ जाता है। अब धरातल पर आ जाएगा, नमी आ जाएगी, तो इस क्षेत्र में जैव विविधता और वनस्पति क्या होगी? खेती कम होती है, वन अधिक होते हैं, वनस्पति अधिक होती है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, तराई मैदान में तराई मैदान में सघन वनस्पति एवं जैव विविधता पाई जाती है। सघन वनस्पति एवं जैव विविधता पाई जाती है।
नेक्स्ट लाइन में इस मैदानी भाग को सूखाकर, यानी जहाँ नमी या दलदली भाग है उसको सुखाकर एवं वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता है। किसी एरिया में नमी होती है तो उसको सुखाते हैं ना अपन। मीनिंग ये है कि जिस क्षेत्र में जैसे नदी आ रही है, ये नदी की धाराएं हैं, तो इसमें से एक धारा है, उसके इस साइड में इन्होंने मेड़ बना दी, मिट्टी लगा दी इस साइड में, तो नदी का पानी इस वाले एरिया में नहीं आ पाएगा। अब ये नदी इस साइड में डाइवर्ट हो जाएगी, तो इसका मीनिंग इस एरिया में पानी नहीं आ रहा, तो ये एरिया क्या हो गया, सूख गया। और इस एरिया में जो पेड़ पौधे थे उसको काट दिया। अब इसमें चारों ओर मेड़ बना के उसमें क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। तो इस एरिया को उन्होंने पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो इसका मीनिंग सूख गया है। नहीं, जूमिंग नहीं है। जूमिंग तो ये होता है कि भारत के पूर्वी भागों में होती है ज़्यादा, नागालैंड, असम, उन एरियाज में ज़्यादा होती है। हालांकि अपने आप में पेड़ों को जहाँ काटा जाता है वो अपने आप में जूमिंग ही होती है। लेकिन जूमिंग में क्या होता है कि 2-3 साल तक होती है, बाद में वो शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ शिफ्ट नहीं होते, यहाँ स्थायी रूप से की जाती है यहाँ। तो जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है वो स्थानांतरित या जूमिंग होती है। तो यहाँ इन मैदानों को सुखाकर एवं वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता है या कृषि की जाती है। तो इसका मीनिंग है मैदान एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं होते, लेकिन मजबूरी में यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनको इन्हीं क्षेत्रों के अंदर एग्रीकल्चर करनी होती है। क्योंकि इन मैदानों में करेंगे तो एक तो उनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जो खेत होते हैं पास वाले, तो उनको नमी आसपास वाले एरिया से कंटिन्यूस मिलती रहती है। इसके बाद में एक नोट में लिख दो, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी, ये पहले आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कि मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी मुख्यतः कौन से भौगोलिक मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भाबर में, तराई में, तो जहाँ नमी या दलदलीपन अधिक होगा वहाँ अधिक होती है। तो मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है या तराई क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र यानी तराई, गंभीर बीमारी तराई क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। लगभग सभी स्टेट होते हैं, हिमालय के दक्षिण में जितने भी स्टेट है ना, बाबर मैदान जहाँ कंप्लीट हो जाता है ना 8 से 16 किलोमीटर के बाद सब शामिल होते हैं इसमें। जैसे इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल होता है, उत्तराखंड भी शामिल होता है, यूपी भी शामिल होता है, बिहार भी शामिल होता है, इधर असम भी शामिल होता है। नदियाँ जैसे ही कंकर पत्थर के मैदान को पार करती हैं तो उसके बाद में उन सब स्टेट में जाएंगे जो हिमालय के दक्षिण में स्टेट है, तो उन सभी स्टेट में ये मैदान होता है। उत्तराखंड और यूपी वाला जो क्षेत्र है वो सामान्यतः इसमें अधिक होता है। इसके बाद में नंबर 3 है खादर। तराई के आगे नदी का बाढ़ का मैदान, जहां नदी प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ को जमा करती है। तराई के आगे नदी का बाढ़ का मैदान, बाढ़ यानी जहां तक उसका पानी जाता है वो मैदान बाढ़ का है। बाढ़ का मैदान जहां नदी प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ का जमाव करती है।
जमाव करती है उसे खादर मैदान कहा जाता है। तो दो विशेषता हो गई, एक तो नदियों के बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान यानी जहां तक नदी का पानी पहुंचता है वो बाढ़ होती है, और जहां तक पानी पहुंचेगा वहां नवीन जलोढ़ मिट्टी भी पहुंचेगी हर बार। तो नदियों के जो बाढ़ के मैदान होते हैं या नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। अब इस प्रकार के जो मैदानी भाग होते हैं ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और इनको पंजाब में बेट कहा जाता है। पंजाब में क्या कहा जाता है, पंजाब में इनके लिए शब्द यूज किया जाता है बेट। बेट जम्मू कश्मीर में जाओगे तो एक प्लांट या पौधा होता है जिससे फर्नीचर अधिक बनता है, उस प्लांट या उस पौधे को भी हम क्या कहते हैं, बेट कहा जाता है उसको। जम्मू कश्मीर में गया, मैंने जगह जगह पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि बेट। फिर मैंने सोचा कि बार बार पूछना ठीक नहीं है, फिर दूसरी बार दूसरी गाड़ी वाले के साथ बैठा तो फिर पूछा, फिर मैंने कहा ये क्या है, तो कहा कि बेट। फिर मैं जहाँ खड़ा था, जहाँ मेरे को ये लगा कि हो सकता है मेरे को गलत सुना हो, फिर मैं जहाँ खड़ा था वहाँ पे भी मैंने एक आदमी को पूछा, मैंने कहा ये जो पौधे हैं जो ज़्यादा हैं ये कौन से हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बेट हैं और इनको काट के बेड वगैरह और फर्नीचर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो वहाँ लकड़ियों के ढेर लगे रहते हैं इस पौधे को काट के, जिसको बेट कहा जाता है। जबकि बेट उत्तर विशाल मैदान के अंदर जो उपजाऊ मैदान होते हैं खादर, उनको पंजाब के अंदर कहा जाता है। तो पंजाब की और खादर मैदानों को बेट कहा जाता है, और जो कम उपजाऊ मैदान होते हैं बांगर वाले उनको दाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाया कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ का जमा होता है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये अत्यधिक उपजाऊ मैदान होते हैं। अत्यधिक या लिख दो आगे ओब्लिक करके सर्वाधिक, अत्यधिक या सर्वाधिक उपजाऊ मैदान होते हैं। उपजाऊ मैदान होते हैं जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है। ये अत्यधिक या सर्वाधिक उपजाऊ मैदान होते हैं जहां जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या जमाव लिख दो चाहे, जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है, जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है। पंजाब में खादर मैदान को बेट कहा जाता है, बेट कहा जाता है। पंजाब में खादर मैदान को बेट कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भले ही राज्य छोटा होगा लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। कारण क्योंकि भारत में सबसे बड़ा जो उपजाऊ मैदान है वो गंगा का यूपी के पास ही है, और सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कौन सा होता है, खादर। तो इसका मीनिंग खादर मैदान का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, यूपी के अंदर। और यूपी से ऊपर जो उत्तराखंड वाला पार्ट है वहाँ जो अपना तराई और बाबर है वो एरिया अधिक होता है। जबकि उत्तर प्रदेश की ओर आते आते क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, खादर। खादर यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में एक खादर है। पश्चिमी बंगाल तक जाते जाते डेल्टा बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फिर नदियां हैं वो धीरे धीरे मिट्टी का क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, निक्षेपण या जमाव त्रिभुजाकार आकृति में मुहाने के ऊपर, मुहाना यानी अपने अंतिम भाग पर। तो इस कारण जो अंतिम मैदानी भाग होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं डेल्टा। तो डेल्टा से पहले वाले मैदान होते हैं जहाँ नदियों का पानी पहुँचता है। तो इसका मीनिंग देश में सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं एरिया में है। देश के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले स्टेट यही हैं, उत्तराखंड के बाद में यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल। बस नंबर 2 पे एक महाराष्ट्र को माना जाता है।
बाकी क्रम यही रहता है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, यानी टॉप 4 में से 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले गंगा के मैदान में है, और गंगा के मैदान में उस एरिया में जहाँ खादर होता है। तो खादर का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में? यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ये क्रम होता है। तो इसमें लिख दो भारत में खादर मैदान सर्वाधिक या तो एक ही लिख दो काफी है, पूछेंगे तो यही पूछेंगे यूपी, या 2 लिखो तो फर्स्ट यूपी एंड सेकंड बिहार। भारत में खादर मैदान सर्वाधिक, फर्स्ट यूपी एंड सेकंड बिहार। अब इस खादर मैदान के दोनों ओर जो उच्च मैदानी भाग होते हैं, जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उन मैदानों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बांगर। रह की जगह डाय भी यूज किया जा सकता है एग्जाम में, बांगर या बांगड़। तो नेक्स्ट लिखिएगा बांगर। खादर के दोनों ओर उच्च मैदानी भाग, खादर के दोनों ओर उच्च मैदानी भाग। जहां वर्तमान में नदियां नहीं पहुंच पाती, यानी उच्च मैदानी भाग है तो नदियों का पानी नहीं पहुंचेगा वहां। खादर के दोनों ओर उच्च मैदानी भाग जहां वर्तमान में नदियां नहीं पहुंच पाती, इन क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। तो वर्तमान में नहीं पहुंच पाती, इसका मीनिंग नदियां पहले पहुंच के यहाँ मिट्टियों का जमाव किया हुआ है, तो इसका मीनिंग है पुरानी जलोढ़ हो चुकी है। तो इन क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। बाढ़ का क्षेत्र हमेशा निम्न क्षेत्रों में पहुंचता है, जिसको खादर कहते हैं। नहीं, इसमें नहीं होता। इन क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ पाई जाती है, जिसे बांगर कहा जाता है। तो इसका मीनिंग, सीधा सा मीनिंग तो यही है कि जो पुरानी जलोढ़ के मैदान है, उन्हीं पुरानी जलोढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं? बांगर। जहां वर्तमान में नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता क्योंकि ऊंचे मैदानी भाग होते हैं। तो जहां से नीचे नदी बह रही है वो हिस्सा नीचा है, और जो साइड में थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा है जहां से खड़े होकर हम नदी को देखते हैं, तो नदी का पानी जिस एरिया में भर जाता है वो खादर तक है। वहां तक बाढ़ आ रही है तो वो बाढ़ का मैदान या खादर मैदान। लेकिन वो हिस्सा जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुंच पाए, वो पुरानी जलोढ़ का भाग है। तो पुरानी जलोढ़ यानी वहाँ मिट्टी जमा तो की है कभी न कभी नदियों ने, लेकिन वो ऊंचे मैदानी भाग है जहाँ वर्तमान में मिट्टी का जमाव नहीं हो पा रहा। तो वो तुलनात्मक रूप से ये खादर की तुलना में क्या होते हैं? कम उपजाऊ होते हैं, और इनको पंजाब में उनको बेट और इनको धाया कहा जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, खादर की तुलना में ये मैदानी भाग कम उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, खादर की तुलना में ये मैदानी भाग, खादर की तुलना में ये मैदानी भाग कम उपजाऊ होते हैं। खादर की तुलना में ये मैदानी भाग कम उपजाऊ होते हैं। एग्रीकल्चर होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी खादर में बढ़ती। खादर की तुलना में ये मैदानी भाग कम उपजाऊ होते हैं। इन्हें इसी लाइन में कंटिन्यूस लिख दो, इन्हें पंजाब में, इन्हें यानी बांगर को, खादर तो पहले बता दिया है ना, इन्हें पंजाब में धाया कहा जाता है।
इन्हें पंजाब में धाया कहा जाता है। नोट में लिखिए भूड़, इसी के अंदर भूड़ लिखिए भूड़। भूड़ का मीनिंग क्या होता है? ये सामान्यतः उत्तरी विशाल मैदान में जो बांगर मैदानी भाग होते हैं, बातें नहीं करें, जो मैदानी में बांगर मैदानी भाग होते हैं उसके अंदर अपक्षय, अपक्षय के द्वारा इन मैदानी भागों में जो मिट्टी होती है, जो मुलायम मिट्टी होती है, उस मुलायम मिट्टी का कटाव हो जाता है। बाद में सिर्फ कंकर पत्थर वाली मिट्टी बचती है, यानी थोड़ी मोटी मिट्टी जो होती है ना, वो कंकर पत्थर जो युक्त क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? यानी जो भाबर की तरह नहीं होता, ये बारीक कंकर पत्थर होते हैं। तो ये बारीक, वो तो मोटे कंकर पत्थर होते हैं, बाबर में तो पर्वत पदीय भागों में। तो बांगर मैदानी भागों में और मुलायम मिट्टी के अपक्षय के बाद जो निर्मित छोटे या बारीक कंकर पत्थर युक्त जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको भूड़ कहा जाता है। जो छोटे कंकर पत्थर, जो चूना युक्त कंकर पत्थर होते हैं, छोटे छोटे चूना कंकर पत्थर होते हैं, और उन छोटे चूना कंकर पत्थरों को कलेक्ट करके ये कई बार क्या करते हैं, चूना कंकर पत्थर से अपन चूना अगर मिल जाए तो उससे हम क्या करते हैं, चूने से एक तो सामान्य सीमेंट बना सकते हैं, और चूने को घोल के सामान्यतः उससे घरों के ऊपर जो लिपाई या पुताई करते हैं अपन गाँव के अंदर, कड़ी कड़ी की जा सकती है। तो भूड़ का मीनिंग क्या, ये लिखिएगा इसमें। बांगर मैदान में, बांगर मैदान में अपक्षय के द्वारा अपक्षय के द्वारा मुलायम मिट्टी का कटाव हो जाता है। नदियों के साथ जो चिकनी मुलायम मिट्टी आती है ना, उसका कटाव हो जाता है अपक्षय द्वारा, धीरे धीरे कटाव हो जाता है। एवं शेष बची, एवं शेष ही लिख दो, बची शेष ही है। एवं शेष कंकर पत्थर युक्त, शेष कंकर पत्थर युक्त मिट्टी या कंकर पत्थर युक्त मैदान, शेष कंकर पत्थर युक्त मैदान को भूड़ कहा जाता है। तो एग्जामिनर ये इंडिकेट करेगा आपको कि बांगर मैदानों में अपक्षय के बाद जो कंकर पत्थर वाला जो मैदान बचता है उसको हम क्या कहेंगे। जब तक उसमें मुलायम मिट्टी और दोनों का संयुक्त रूप है तब तक तो वो बांगर मैदान है, लेकिन बांगर मैदान में अगर वो मुलायम मिट्टी कट गई तो उसके बाद में जो कंकर पत्थर युक्त मैदान बच गया उसको भूड़। और एक शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पर्वतपदीय कंकर पत्थर का मैदान वो होता है बाबर, जहाँ नदियाँ अंतर्वर्ती हो जाती है। तो ये वो एरिया नहीं है, यहाँ तो नदियाँ पहुँचती भी नहीं है। कौन सी? कौन से मिट्टी बोलते हैं? ये बोड़ा,
भाई मैंने तो जनरली नहीं, कोई मोटी होती है क्या मिट्टी? पानी को ज्यादा सोखती है। आपके आपके जयपुर के इस बूढ़ा से शेखावाटी की बूरा बनी है। ये बात वही है, ये इसका मीनिंग आप जो बता रहे हो ना जिस तरीके से, क्योंकि मैंने जनरली ये नाम नहीं सुना यार, क्योंकि मैं ढूंढाड़ एरिया का नहीं हूँ, शेखावाटी का हूँ। तो जो बारीक मिट्टी होती है वहाँ सामान्यतः ये शब्द मैंने नहीं सुना है बूढ़ा, वहाँ सुना है हमने बूरा। चीनी का सबसे बारीक रूप होता है वो क्या होता है? बुरा। उसमें घी डाले जाओ वो सोखते रहेगी। वही वही मेरे को लग रहा है कि इसमें पानी डाले जाओ और ये सोखती रहती है सामान्यतः। सोखती नहीं है क्या? भाई इसके वाटर, एक सेकंड, इसके वाटर जल धारण करने की, ऊपर अपने पानी को रोक के रखने की क्षमता अधिक होती है। वाटर कैप्चरिंग वैसे नहीं रोकती। मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है और यह लंबे टाइम तक पानी को रोक के रखती है, सोखती नहीं है। हाँ, जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, सोखने की कम होती है। इसका मीनिंग सोखेगी है, देखिए। अब हालांकि इन शब्दों को छोड़ो अपने, तो इसमें बांगर वाले में आ जाओ। बांगर में जो मुलायम मिट्टी है उसके कटने के बाद में जो कंकर पत्थर बच गए हैं वो क्या अपने आप में? बोर्ड। उसको बोर्ड का मैदान कह देते हैं। तो बांगर के मैदान का ही एक पार्ट है। पहले तो पहुंची है ना, पुरानी जलोढ़ होती है। अपक्षय है, कटाव नहीं है इसमें। अपक्षय का मीनिंग है जो चट्टाने जो अभी हैं वो टूट रही हैं, तो टूटने के बाद में जैसे चारों ओर जो मिट्टी है, मुलायम जो चिकनी मिट्टी है, वो धीरे धीरे अपक्षित होकर कट जाती है। हवाएं जब चलती हैं या कभी कभार बारिश तो होती है ना इन एरिया में, तो बारिश के द्वारा फिर उसका कटाव हो जाता है। तो जो मूल मूल मिट्टी जो होती है, उस मूल मिट्टी के साथ जो चिकनी मिट्टी होती है, उस चिकनी मिट्टी का कटाव हो जाता है, या वो चिकनी मिट्टी हट जाती है, तो हटने को कहते हैं अपक्षय। हटने के बाद में वो पानी के साथ जब बारिश वारिश होती है तब बह जाती है। नदियां इस एरिया में नहीं पहुंचती हैं। तो इसका मीनिंग है उसका अपक्षय होता है, अपर्दन नहीं होता। अपर्दन होने का मीनिंग है उसका कटाव होना। अपक्षय का मीनिंग है उसका अपनी मूल चट्टानों से, यानी जिन चट्टानों के साथ वो चिपकी हुई है उनसे टूट जाना। टूट जाने के बाद में वो आगे बह जाती है, कट जाती है हवा के माध्यम से, नदियों के माध्यम से। तो वो मुलायम मिट्टी अगर वहां से चली गई तो इसका मीनिंग फिर कंकर पत्थर बचेगा। तो कंकर पत्थर युक्त बांगर वाला जो एरिया होता है उसे कंकर पत्थर युक्त बांगर वाले मैदान को क्या कहेंगे? फिर वो मैदान अपने आप में भूड़ कहलाता है। अगर वो पुरानी जलोढ़ का मैदान है, यानी बारीक मिट्टी भी है लेकिन वो कम उपजाऊ मिट्टी है, इसका मीनिंग उसको काफ़ी लंबा टाइम हो गया, उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे क्या हो गई है? कम हो गई है, उसका उपजाऊपन। नेक्स्ट लिखिएगा। कौन सा आगे? डेल्टा 5 नंबर। नदियों के अंतिम मुहाने पर निर्मित, नदियों के अंतिम मुहाने पर निर्मित नदियों के अंतिम मुहाने पर निर्मित त्रिभुजाकार मैदान को डेल्टा कहा जाता है। त्रिभुजाकार मैदान को डेल्टा कहा जाता है। नदियों के अंतिम मुहाने पर निर्मित त्रिभुजाकार मैदान को डेल्टा कहा जाता है।
भारत में डेल्टाई मैदान ये बिहार से बनना स्टार्ट हो जाता है। डेल्टा जो आगे पश्चिमी बंगाल की ओर अत्यधिक विस्तृत है, तो इसका मीनिंग भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आता है पश्चिमी बंगाल में। तो भारत में डेल्टाई मैदान बिहार से बिहार देश पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। विश्व का भारत में डेल्टाई मैदान बिहार देश पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। इस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की प्रधानता होती है या सुंदरी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। इस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं या सुंदरी वृक्षों की प्रधानता होती है। दोनों में से एक लाइन लिख दो कोई सी भी। इस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं या सुंदरी वृक्षों की प्रधानता होती है। इस कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ये जो सुंदरवन डेल्टा है इसका निर्माण होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को विश्व में सुंदरवन डेल्टा कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष। सर्वाधिक विस्तार होता है इसका बांग्लादेश में और भारत में होता है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो अगर जनरल क्वेश्चन पूछा गया है देशों के अकॉर्डिंग पूछा गया है सुंदरवन डेल्टा सर्वाधिक किस देश में, तो डेल्टा मुख्यतः बांग्लादेश में बनता है, जबकि भारत में यह सर्वाधिक होता है पश्चिमी बंगाल। तो वहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ के व्हाइट टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर जिसको कहा जाता है वो इसमें अधिक पाया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा के बारे में है लाइन। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्योंकि विश्व की जो बड़ी नदियां हैं दो इसमें योगदान करती हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र और एक गंगा। तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा के रूप में जिसका भारत में विस्तार कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। और इसका विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक विस्तार है बांग्लादेश में। नदियों के निर्माण में इसमें रहती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र जो इस डेल्टा को बनाती हैं। अब इसमें लास्ट में नोट में लिख दीजिएगा डेल्टा वाले भाग में डेल्टाई क्षेत्र में
दोनों ही शब्द यूज होते हैं, गड्ढे और खड्डे। तो डेल्टाई क्षेत्र में जलयुक्त खड्डों को या गड्ढों को क्या नाम दिया जाता है? बेलिया, मतलब बिल कहा जाता है पश्चिमी बंगाल में, और जल्ला कहा जाता है बिहार में। तो डेल्टाई क्षेत्रों में जलयुक्त गड्ढों को बिल या जल्ला कहा जाता है। बिल पश्चिमी बंगाल में, जल्ला बिहार की ओर। डेल्टाई क्षेत्रों में जलयुक्त गड्ढों को बिल पश्चिमी बंगाल, जल्ला बिहार में कहा जाता है, को बिल या जल्ला कहा जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल वाला पूछ लेते हैं। जल्ला शब्द तो क्या है, बिहार का लोकल शब्द है। तो मैदानी भागों का जो वर्गीकरण है या अध्ययन है वो एक भाग तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा भाग कौन सा बचा है? इसका प्रादेशिक वर्गीकरण या प्रादेशिक अध्ययन, ये कवर करेंगे अपन कल वाली क्लास में।